देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। मालेगांव शहर में किरण कमैया का 3 दौरा हुआ, फिर आने के बाद शहर उतरे। आज मुस्कुराहट ने बता दी कि यार मालेगांव शहर में कई लोगों को टारगेट करने के मंसूबे पे आ रहे, आप भी उनकी पार्टी के, इस मामले में क्या बताएंगे? पहली बात तो ये आप लोग अपनी मेमोरी में अच्छी से उतार लो। ये मीडिया लोगों को मैं बोलूंगा और यहाँ के सियासी लोगों को भी बोलूंगा मैं, जो किरीट सोमैया जहर उगल रहा है, नीतीश राणा आके जहर उगलता, ये आके उगलता, लेकिन इसके जिम्मेदार क्या कौन है पहले ये आप ध्यान दे दो। ये देखो, ये तुम अभी मुझे टेंशन इस बात की है कि अभी पार्लियामेंट असेंबली के अंदर तो मालेगांव के अंदर इन्होंने इतना एक दूसरी पोल पट्टी खोल के सियासी लोगों ने इतना बड़ा बड़ा अजाब मालेगांव में लेके आ गए। और जिहाद, लैंड जिहाद, अभी स्कूल जिहाद, कौन कौन से जिहाद इनके आपसी झगड़ों के अंदर मालेगांव शहर के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी इनके झगड़े में आ गया। अब मुझे फिक्र इस बात की है कि मालेगांव महानगर पालिका का भी चुनाव लगने वाले हैं। अब इसके अंदर एक दूसरे के ताल्लुक से क्या पोलपट्टी खोलेंगे और गांव को और कौन से अजाब में डालेंगे, मुझे इस बात की फिक्र है। अरे आवाम को भी सोच लेना चाहिए कि इनके पार्लियामेंट असेंबली के बाद से जो मालेगांव के अंदर इनके झगड़े, आपसी झगड़े में जो पोलपट्टी खुली मालेगांव में, ये इनलीगल काम, वो इनलीगल काम, ये ऐसा, इनके झगड़े के चक्कर में इन्होंने खुद डाटा ले जाके वहां दे दिया। जाहिर सी बात है, अगर अगला आदमी कार्रवाई कर रहा है, आ रहा है, देने वाले तो तुम ही लोग है ना, तुम जिनको अपना नेता मानते हो लोगों ने दिए। इसमें तुम ना किरीट सोमैया गलत बोल सकते, ना तुम नीतीश राणा बोल सकते, ना भाजपा को गलत बोल सकते। दूसरी बात यह है कि आवाम ने भी सोच लेना चाहिए, ये तो स्टेज पे बीजेपी को गाली दे, पानी पी पी के गाली देते, जब जरूरत पड़ती तो कोई अजीत दादा गुट में जाए काम करा था, कोई शिंदे गुट में जाए काम करा था, यानी ले दे के भाजपा के ही गठ नेताओं से, पार्टी के लोगों से काम कराने काम करते हैं। ये सब बेवकूफ बना रहे आवाम को और कुछ नहीं है ना। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। मालेगांव का वो कौन सा लीडर है जिसने डॉक्यूमेंट ले आके किरण सोमैया बीजेपी सरकार को दिया है? अरे यार, जैसे एक बात बताओ, ये सभी को मालूम है। नहीं, आप नाम लेके बोलो। अरे जैसे सभी को मालूम है ना, देखो 114 का मामला ले लो, तो कोई अपने रिजवान बैटरी वाले उन्होंने जाके देख के भाई 650 घर बोगस बने हैं, या इतनी मस्जिद बोगस बनी है, गोल क्या बैल गोटिया 60 जगह है, ये सब डाटा ले जाके उन्होंने दिए। इनके झगड़े हुए आपस में। आजी आमदा बोलता कि भाई इसने 35,000 रोड बढ़ाया, ये माजी बोलता इसने कम कराया। यानी तुमने डाटा बताया कि भाई मालेगांव शहर के अंदर 30 40 हजार वोट हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ये आप लोगों ने बताया। किरीट सोमैया को नहीं मालूम है, नीतीश राणा को मालूम है। आज तक गुंटेवारी के अंदर तुम फ्रॉड करते जमीन के अंदर, ये डाटा भी देने वाले तुम है। अतिक्रमण पे ओपन करने वाले, ये डाटा देने वाले भी तुम है। अरे तो फिर अगले को गाली देके मतलब थोड़ी आ रहा। यानी कि आज जो भी जन्म दाखिला मामले में जितने लोग बंद है 3 महीने 4 महीने से, तो उसके पूरे जिम्मेदार रिजवान बैटरी वाला है। देखो, आपके बोलने के हिसाब से जिम्मेदार वो डॉक्यूमेंट्स का मामला है यार, रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मामला था, बात नहीं समझ रहे। एक लैंड जिहाद का जो मामला है, कहाँ से आया? लैंड में इसका तो मामला चल ही रहता, झोपड़पट्टियों को लेके, अतिक्रमण को लेके ओपन। लेकिन उसके साथ साथ में भाई आगे उन्होंने जाके जब पेपर जब दिए वहां पे, तो एक ये मामला भी खड़ा हो गया कि भाई इतनी जगह यहाँ पे इनलीगल तरीके से कब्जा हुआ, इनलीगल तरीके से व्यवहार हुआ, और उसके अलावा बहुत सारे व्यवहार मालेगांव में हुए, ओपन हुए ये। और रही दूसरी बात, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मामला, तुम जो बड़े रिजवान बैठे वो कनेक्ट, वो अलग मामला है। और रोहिंग्या और बांग्लादेशी का जो मामला है, अभी कहा ना कि रिजवान बैटरी वाला ने डॉक्यूमेंट दिया, डॉक्यूमेंट उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जमीन का जो डॉक्यूमेंट दिया ना, रोहिंग्या बांग्लादेशी थोड़ी दिया, जो लैंड। पप्पिया भाई, जो चीज का डॉक्यूमेंट दिया, और मालेगांव कॉर्पोरेशन के साथ साथ मालेगांव शहर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। और जो चीज का डॉक्यूमेंट दिया उसके ऊपर भी आज तक बात नहीं हुई। देखो, जब ये मामले में किरीट सोमैया पास मैं भी गया था कि भाई ऐसे का मामला 32 घंटे जो जगह थी वो क्लियर हुई थी, बराबर, ये ताल्लुक से बात हुई। लेकिन उनका ये मानना है कि भाई ये डिटेल्स मैंने जो है 114 का जो मामला है, ये कलेक्टर के हाथ में दे दिया, कलेक्टर इसकी चौकसी करेंगे, कलेक्टर के मामले में के ताबे में डॉक्यूमेंट मैंने दे दिया, उनका मामला कर दिया। उन्होंने बोले मेरे इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, कलेक्टर के इसकी चौकसी करने का, वो मामला क्लोज हो गया वहां पे। अच्छा पप्पू भाई, एक सवाल आपसे ये है, एक सवाल ये है कि आज 3 महीने का अर्सा निकल गया, 3 महीने के अर्से के अंदर अगर ये एसआईटी की चौकसी और ये आधार, ये अपने जन्म दाखिले को लेके आज तक के मालेगांव शहर के अंदर 4 महीने का अर्सा निकल गया, अभी तक के ऐसा कोई एक आदमी नहीं मिला, फिर उसके बाद क्यों मालेगांव के मुसलमानों को परेशान करा? रोहिंग्या एक भी नहीं मिला ना। अरे यार देखो, ये ना मालेगांव के मुसलमानों को परेशान करना, ये करना है कोई मकसद नहीं है। पहले तुम ये मेमोरी में डाल लो, लाने वाले कौन है यहाँ पे। देखो, आजी आमदार ने बोला कि भाई मैं सरकार से, माजी आमदार ने बोले थे उनके इलेक्शन पीरियड में कि मैं 10,000 रोहिंग्या बांग्लादेशी को यहाँ बसों को सरकार इजाजत दे, तो ये इनकी अपनी न्यूज है, मैं बोल रहा ऐसा नहीं है। उसके बाद में आजी आमदार बोलते
एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते, बोले बांग्लादेशी भाषा नहीं बात करते। उसके बाद में इनका एक भाई बोलते हैं कि भाई बांग्लादेशी को आज के आज ही अंदर फंडिंग करते। यानी ये एक दूसरे के झगड़े के अंदर ये जो बॉल है मालेगांव में, ये इनकी वजह से आया। दूसरी बात, लेकिन ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी चौकसी तो चालू है। देखो अभी एसआईटी चौकसी कर रही है, आगे भी जो फैसला आएगा आएगा, लेकिन उसके अंदर जो फ्रॉड निकल रहे, और मुझे तुमको हमको क्यों नहीं उठाया एसआईटी ने, हमारे ऊपर क्यों फ्रॉड के गुना दाखिल नहीं हुए? इसका मतलब ये है कि अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर तो तुम सिद्ध करो ना, भैया क्लियर है लोग, तो तुम सिद्ध करो जाके। जबरदस्ती गरीबों को अंदर डाटे, कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। बिना वजह के किसी को कोई डिपार्टमेंट अंदर करेगा क्या? तुम उनको हमको क्यों नहीं कर रहा? हम भी तो गाँव में है ना। मेरा बोलने का मकसद ये है। मेरा एक सवाल था पप्पू भैया, जैसे मालेगांव शहर के अंदर मैं देखा कि और भी सियासी पार्टी के लोग यही बोलते हैं कि यार लाने वाले कौन, लाने वाले कौन। लेकिन मैं जब से ये देख रहा मालेगांव शहर के अंदर, मेरा सवाल है कि ये मालेगांव शहर की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही बीजेपी सरकार फिरका परस्तों की जो है तो सोच लेकर के टारगेट करके चल। अरे मैं क्या बोलता, अगर बीजेपी फिरका परस्त और टारगेट लेके चलती है, इनकी सोच है मुसलमानों के खिलाफ, तो मैं एक बात मान लो, तुम बीजेपी ने तुमको तो खुला बोली कि भाई मुसलमानों की हमको वोट की जरूरत नहीं है। भाई मुसलमान बीजेपी बोलते मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाई कांग्रेस के दौर में जिस तरह से मुसलमानों की हालत, जो सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट निकाल लो, जिस तरह से मुसलमानों की हालत वो कांग्रेस के दौर में खराब हुई, यानी सब में खस्ता हालत मुसलमानों की है। भाई हमारे हिंदुस्तानी है, इनका देख रेख करना, इनको सब सुविधा देना हमारा काम है, ये उन्होंने वाजे किया था मोदी जी ने। और दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन रहती है तो मैं एक मानता ना तुमको कोई योजना देती, ना कोई स्कीम देती, ना और कोई चीज में लाभ देती। जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। किरण समैया जो मालेगांव में सही जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है? अब सही किस बात पर, गलत किस बात पे, पहले मुझे वो बता दो, क्या सही गलत मुझे वो तो बता दो। जैसे जो यहाँ के रहवासी है, छोटे से बड़े घाटले का जो भी अनवन जो भी मामला हुआ है, नोंदनी वगैरह, मगर छोटे छोटे मुद्दों को उठा के अंदर एक 70 साल के बुजुर्गों को उठा दिया गया। देखो मैं उसके अंदर मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, उसकी वजह मैं बता रहा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट की अपनी चौकसी है। वो चौकसी में जो जिसका मामला जैसा आएगा वो डिपार्टमेंट जाने ना, इसमें कोई क्रेडिट मैं कोई करने वाला है ना कोई मैं करने वाला हूँ। इसके अंदर डिपार्टमेंट अपनी तफ्सीस कर रहा है, जिसके ऊपर जो मामले और जो आरोप लगेंगे वो डिपार्टमेंट की अपनी उनकी बात है। पहली बात तो मेरे को एक बात समझ में आती है, बीजेपी में मैं हूँ है ना, पप्पू बीजेपी के नाम से पप्पू मेंबर या शेख इब्राहिम के नाम से बीजेपी का लेबल मुझ पे लगा है। लेकिन मुझे लगता है मेरा अगर कोई पार्टी का नेता कोई गलत बोलता तो उसके विरोध में मैं खड़ा होता। नीतीश राणे बोले उनके खिलाफ मैंने आवाज उठाई, गिरी महाराज ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की मालेगा, उसमें मैंने आवाज उठाई। मोहन भागवत जी ने मुस्लिम समाज के ताल्लुक से अच्छा बोले कि कब तक आप मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे, तो एक मैंने अभिनंदन का बोर्ड उनको लगाया। ये जो मालेगांव नारू शंकर का किला है, यहाँ दरगाह है, दरगाह पे हरा कलर मिटाने को तंजीमों ने काम किया, मैंने वहां पे भगवा कलर भी था, हमने वो भी कहते यार ये तुम्हारे बात समझ में क्यों नहीं आती। जब मैं भाजपा में रह के सब क्यों गलत है, एक बात तुम ये भी मान लो, अगर गलत है तो भारतीय जनता पार्टी उसको गलत मानती भी और उसके ऊपर काम भी करती। मैंने इतने काम किया भारतीय जनता पार्टी की, लगता है आप लोगों के खिलाफ गया, लेकिन भाजपा ने असल जो बातें है उसको मद्देनजर रखते हुए और ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई करवाई। तो गलत क्या है? अगर मुस्लिम नेता हमारा कोई गलत बोलता है उसके खिलाफ भी मैं बोलूंगा, इनको हिंदू नेता बोला उसके खिलाफ भी मैं बोला ना। आप लोगों ने देखे ना 5-7 मैंने मामले मालेगांव के अंदर, आप मिसाल देख लो। वो एक सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है कि आज आपने बताया कि पापा भाई ने सवाल किया आपसे कि सोबत आए बच्चाओं को एक तरफा वोट देने के बाद में मालेगांव शहर की आवाम के ऊपर मुसीबत है। आज अगर ये डॉक्टर सुभाष भामरे की ये इस टॉपिक के ऊपर अगर डॉक्टर सुभाष भामरे रहते तो शायद ये मालेगांव शहर की आवाम के ऊपर ये मुसीबत नहीं आती। देखो वो रहते नहीं रहते 2 नंबर की बात। आज हालत क्या है, अभी आज हालत क्या है उसकी बात करेंगे ना। अब जो आदमी है ही नहीं तो उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते ना यार। क्या बताया भारतीय जनता पार्टी की? अरे यार बातें, जब जो आदमी है ही नहीं तो उसके बारे में हम क्या कर सकते। हाँ लेकिन इतनी बात है, लेकिन वो आदमी तुम एक आरोप लगता है अभी मुस्लिम ने खासदार साहब ने मालेगांव कुछ काम नहीं किया, लेकिन कुछ तकलीफ का काम भी तो नहीं आते मालेगांव में। एक अहम सवाल इस बात से हट गया है, किले की झोपड़पट्टी को लेकर मालेगांव शहर में जो भी सियासत की जा रही है, गरीबों के झोपड़े उखाड़े जा रहे हैं, वो तो उधर झोपड़े हैं मगर किले के अंदर बाकायदा चल रही है। उसके ऊपर आपकी पार्टी के लोग प्रेशर क्यों नहीं बना रहे? क्या उनकी मजबूरी है कि उनको स्कूल चलाना है? पहली बात, एक बात तुम्हारे को मैं बोल देता अच्छी तरीके से। हाँ, एक जो बाप है ना, एक अगर आम का पौधा लगाया ना, वो क्या बोलता है, मेरी आने वाली पीढ़ी इसका फायदा उठाएगी, फल लगेगा। तो मुझे एक बात समझ में आती है, जब यहाँ जो है म्युनिसिपालिटी थी,
सुन रहे हैं, जब यहाँ म्यूनसिपालिटी थी है ना, उस टाइम में जब स्कूल का काम शुरू हुआ तो एनओसी देने वाला कौन? जब भी हुए 50 साल 70 80 100 साल भी, तो जब म्यूनसिपालिटी थी इसकी, जब एनओसी देने वाला बीज बोने वाला कौन? जब भी तो मुसलमान ही नेता थे ना, उसी टाइम में अगर वो बीज नहीं बोन देते तो आज ये बवाल खड़ा नहीं होता। लेकिन इनकी एक सोच ये थी कि भाई हमें बीज बो दो, आज तो आने वाली पीढ़ी हमारा इसका फल खाएंगे, हम झोपड़पट्टी बसा दो। और वही हुआ, आज देख लो वैसी कहानी है, कहावत है, बोलता ना मैं, एक सरपंच था गांव में, एक कहावत बता रहा, सरपंच था गांव में, वो जिंदगी भर लोग तकलीफ देने का काम करा, और उसने जब एकदम बुढ़ा हो गया, मरने पे आया 25-50 साल के बाद, जैसे जो भी उसके सियासत करा, उसके बाद में उसने जो है ये बोला गांव वालों जमा करा, भैया अगर मैं मर गया तो बराबर, ये कहावत है। तो कुछ दिन के बाद सरपंच मर जाता। अब गांव वाले बोले सरपंच के तो अपने जबान दिए थे कि घर मरेगा तो पीछे डंडा डाल देना मेरे को, तो गांव वाले मिलके सब डंडा डालते, तो बवाल पूरे गांव वाले पे आया था, बोले यार गांव वालों ने मिलकर इसको मार डाले। यानी बोलने का मतलब ये है, यहाँ की जो नेता है, आजी हो या माजी हो और माजी, और ऐसा जहां तक मेरी आवाज है ना, इन्होंने गांव को जीते जी भी तकलीफ दिया, मरने के बाद भी फंसा गया। ये मामला क्लियर है, समझ लो। तो एक सवाल आप ही का है, उसका जवाब ही आप ही को देना है। आपने बोले कि यार भाजपा बीजेपी पार्टी को मुसलमानों की जरूरत नहीं। पिछले इलेक्शन में आप एक कारपोरेटर बन के इलेक्शन लड़े, वहां पर जाके मुसलमानों की वोट दिए, तो वहां पर आपको एलर्जी नहीं हुई मुसलमानों से? वहां तो वोट बराबर हो रहे आप। अरे मैंने इसका वाजे क्या किया, मोदी साहब ने क्या बोले, ये तुम बोलते ना कि बीजेपी बोलती मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। अरे तुमने वोट देते का मुसलमान है, तो मुझे बताओ ना मुसलमान। अरे तो तुमने जैसे एक तुम आरोप भी लगाते, मुसलमानों को टिकट नहीं दी बीजेपी, जब टिकट दी तो वहां वाले कितने उम्मीदवार चुन के दिए 47 में से, ये भी तो तुम सोचो। तो खाली तुम लेना जानते, मुंह देख के नहीं, मुसलमान क्या मुंह देखेंगे, 47 मुसलमानों को टिकट दी ना। तो तुम्हारा एक बात समझ में आ गया, तुम जो सुधरने वाले नहीं है, और तुम्हारे नेता जिनको तुम नेता मानते हो जिंदगी भर नहीं सुधरेंगे। एक कहावत है, या तो किसी का बन जाए किसी को बना लो, तो तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। और एक कहावत है मालेगांव की, सुधर जाओ या तो गुजर जाओ, फिर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलो ना माने का कोई इलाज नहीं है।